अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप ये लेक्चर हमारे सुन रहे हैं। आज हम लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है नल वेक्टर। तो नल वेक्टर हम किसको कहते हैं? तो हम कहते हैं अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड A vector whose magnitude is zero is known as null vector। अच्छा, लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करते हैं तो हमें ज़ीरो रिज़ल्ट मिलता है। पर ये उसूल है कि जब हम किसी भी वेक्टर को वेक्टर में ऐड करते हैं तो हमेशा हमें वेक्टर ही मिलता है। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि भाई नल वेक्टर इज़ द रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर विथ इट्स नेगेटिव वेक्टर। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन अ वेक्टर इज एडेड टू इट्स नेगेटिव vector we get a null vector। यानी नल वेक्टर सिंपल क्या है? तो हम कहते हैं जब किसी भी वेक्टर को, सपोज ये एक वेक्टर है और ये उसका नेगेटिव वेक्टर है, जब हम किसी भी वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करते हैं तो हमें ज़ीरो मिलता है। और हम इस ज़ीरो को वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि उसूल है कि जब आप दो वेक्टर ऐड करेंगे तो आपको वेक्टर ही मिलेगा। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो ये जो नल वेक्टर है हम कहते हैं ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, बाकी इसके पास डायरेक्शन कोई भी हो सकता है। The null vector has all possible directions। इसका कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। तो मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, It has all possible direction। या हम ऐसे भी कह सकते हैं It has arbitrary direction। कोई भी आप डायरेक्शन अज्यूम कर लें वो नल वेक्टर के पास होगा। और नल वेक्टर मिलेगा कैसे? जब हम किसी भी वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो हमेशा हमें नल वेक्टर मिलेगा, यानी ज़ीरो वेक्टर मिलेगा। अच्छा, तो ये था आपका जो है वो नल वेक्टर। या नल वेक्टर की एक दूसरी भी डेफिनेशन हो सकती है। अगर मैं कहूँ कि एक वेक्टर की इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम है तो इसका मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा। उस वेक्टर को भी हम नल वेक्टर कह सकते हैं। यानी हम ऐसे कह सकते हैं अ वेक्टर whose initial and terminal point coincides। यानी ऐसा वेक्टर जिसकी इनिशियल पॉइंट भी वही हो, टर्मिनल पॉइंट भी वही हो, तो हम उस वेक्टर को नल वेक्टर कह सकते हैं। नल वेक्टर के मुतालिक कुछ MCQs होते हैं, वो इंशाल्लाह हम जो हैं नेक्स्ट लेक्चर में यानी थोड़ी देर के बाद हम डिफाइन करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पहले हम इसकी बुकिश डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हम कहते हैं अ वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो हम कहते हैं a vector which shows the position of a point with respect to origin is known as पोजीशन वेक्टर। सपोज करें जैसे कि ये हमारे पास स्पेस है और ये ओरिजिन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। अब ये सपोज करें एक पॉइंट है P। इस पॉइंट की हम पॉइंट P की पोजीशन शो करना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो हम एक ओरिजिन से वेक्टर ड्रा करेंगे। इस वेक्टर का जो टेल होगा वो ओरिजिन पे होगा और इसका जो हेड है वो कहीं भी हो सकता है, यानी इसकी एक पॉइंट हमेशा फिक्स होती है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसकी इनिशियल पॉइंट
जिसका टेल फिक्स हो और उसका टेल हमेशा ओरिजिन पे हो। तो ये जो वेक्टर है r1, सपोज करें मैं इसको कह रहा हूँ, तो ये जो r1 है ये वेक्टर जो है इस वेक्टर की, इस पॉइंट की पोजीशन बताएगा। तो जो वेक्टर भी किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताएगा स्पेस में, हम उस वेक्टर को कहेंगे पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है r के साथ। या हम ऐसे भी कह सकते हैं द वेक्टर whose tail is lying on origin। ऐसा वेक्टर जिसका टेल हमेशा ओरिजिन पे हो तो उस वेक्टर को भी पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। तो ये पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन है। अब पोजीशन वेक्टर के लिए लाजमी है कि उसका जो टेल है वो ओरिजिन पे होना चाहिए, बाकी जो उसका हेड है वो कहीं पे भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन है। पोजीशन वेक्टर जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास एक दूसरा वेक्टर भी आता है और इस वेक्टर को कहते हैं फ्री वेक्टर। ठीक है, फ्री वेक्टर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले बुकिश डेफिनेशन लिखते हैं। तो हम कहते हैं अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस्ड parallel to itself and can be applied at any point is called free vector। फ्री वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसको हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं और हम उसको किसी भी वेक्टर के पैरेलल जो हैं वो डिस्प्लेस कर सकते हैं। सपोज करें ये एक हमारा वेक्टर है, ये वेक्टर है A, हमने इस वेक्टर को डिस्प्लेस किया है पैरेलल, ये मैंने ऐसे इसको पैरेलल डिस्प्लेस किया है। अब ये दूसरा वेक्टर बन गया। तो आप देखें ये वेक्टर जो है, अगर मैं इस वेक्टर को पैरेलल डिस्प्लेस कर सकता हूँ इसके ओरिजिनल से और इसको मैं किसी भी पॉइंट पे अप्लाई कर सकता हूँ तो मैं इस वेक्टर को फ्री वेक्टर कहूँगा। यानी फ्री वेक्टर का मतलब ये है कि इस वेक्टर की जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स नहीं होती है। जैसे पोजीशन वेक्टर हमारा है, पोजीशन वेक्टर कभी भी फ्री वेक्टर नहीं हो सकता क्योंकि पोजीशन वेक्टर की जो इनिशियल पॉइंट है, जो टेल है, वो हमेशा फिक्स है, हम इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ऐसा वेक्टर जिसको हम पैरेलली डिस्प्लेस कर सकें और किसी भी पॉइंट पे अप्लाई कर सकें उसको कहते हैं फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर के पास दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री वेक्टर के पास एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होता है और उसका एक फिक्स्ड डायरेक्शन होता है। फ्री वेक्टर के पास लाइन ऑफ एक्शन नहीं होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सपोज करें भाई हमारे पास एक वेलोसिटी है या हमारे पास सपोज करें डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, तो डिस्प्लेसमेंट सपोज करें जितना, ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है सपोज करें, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड भी है, अपना डायरेक्शन भी है। सपोज करें इसका मैग्नीट्यूड 5 है और इसका डायरेक्शन ये है। तो इसी तरीके से मैंने ये दूसरा वेक्टर ड्रैग किया है इसके पैरेलल और मैं कह रहा हूँ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 5 है और इसका डायरेक्शन वही है जो डायरेक्शन इसका था। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट जो हमारा जो है वो एक किस्म का फ्री वेक्टर है। इसी तरीके से वेलोसिटी भी एक किस्म का फ्री वेक्टर है क्योंकि वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं इनकी लाइन ऑफ एक्शन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। इनका इम्पॉर्टेंट होता है मैग्नीट्यूड, इनका इम्पॉर्टेंट होता है डायरेक्शन। पर जैसे आप बात करें फोर्स की, तो फोर्स जो है वो फ्री वेक्टर की कैटेगरी में नहीं आता है क्योंकि फोर्स के पास 3 पैरामीटर्स होते हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन। अगर आप फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन चेंज करेंगे तो आपका वेक्टर जो है वो इफेक्टेड हो जाएगा। कैसे देखें, सपोज करें ये हमारी एक बॉडी है और ये इस बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इस बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन है
और सपोज करें ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है या ये पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगी। आप देखें ये जो आपका फोर्स है ये इस बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, पर अगर मैं इस फोर्स को डिस्प्लेस कर दूं पैरेलल मैंने इसको डिस्प्लेस किया, देखें ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल मैंने डिस्प्लेस किया। जब मैं इस फोर्स को पैरेलल डिस्प्लेस करूंगा तो क्या होगा, अब ये जो मेरा फोर्स है ये अब बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप आगे जाके पढ़ेंगे कि जब हमारा फोर्स लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अप्लाई होता है तो वो फोर्स कभी भी बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो आपने देखा कि जब हमने फोर्स को पैरेलल डिस्प्लेस किया और किसी भी पॉइंट पे अप्लाई किया तो हमारा जो फोर्स है उसका इफेक्ट चेंज हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई फोर्स हमारा फ्री वेक्टर नहीं होता है, पर डिस्प्लेसमेंट हमारा फ्री वेक्टर होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो मैग्नीट्यूड होती हैं और डायरेक्शन होता है। इसी तरीके से वेलोसिटी भी ऐसे ही है, वेलोसिटी के जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड होता है और उसी के साथ डायरेक्शन होता है। पर फोर्स में तीन बातें इंपॉर्टेंट होती हैं भाई, मैग्नीट्यूड फोर्स का कितना है, फोर्स का डायरेक्शन कितना है और फोर्स जो है उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पे है। तो ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जिस फोर्स में भी लाइन ऑफ एक्शन आएगी वो फोर्स कभी भी हमारा फ्री वेक्टर नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट हमारा फ्री वेक्टर है। तो ये दो एग्जाम्पल हैं फ्री वेक्टर के, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फोर्स इज नॉट अ फ्री वेक्टर, फोर्स फ्री वेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम फोर्स को अगर हम पैरेलल डिस्प्लेस करेंगे तो पैरेलल डिस्प्लेस करने से फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। हम कहते हैं हमारा फ्री वेक्टर वो होता है जिसको हम डिस्प्लेस करें पैरेलल, ऐसा करने से उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ना आए, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना आए, तो हम उसको फ्री वेक्टर कहते हैं। तो आप ये नोट करें, तो इन पे कुछ हम MCQs कर लेते हैं। अच्छा, अब हम ये भी समझ लेते हैं, कभी कभी आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो हम कहते हैं इट इज़ द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अगर आप एक पॉइंट देखें P और एक पॉइंट देखें Q, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को या उस स्पेस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। सपोज करें आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, भाई आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए PQ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ, यानी P और Q के बीच में कितना जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो जब आप PQ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो अब आप एक बात का ख्याल रखेंगे कि P जो है वो आपका टर्मिनल पॉइंट है और P जो है वो आपका इनिशियल पॉइंट है और Q जो है वो आपका टर्मिनल पॉइंट है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और ये जो पॉइंट P है इसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पोजीशन वेक्टर R1 कर रहा है और इसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पोजीशन वेक्टर R2 कर रहा है। तो आप पोजीशन वेक्टर PQ कैसे फाइंड करेंगे, आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ कैसे फाइंड करेंगे, तो आप लिखेंगे कि भाई Q में से, यानी जो इसका हेड होगा उस हेड में से आपको टेल जो है वो माइनस करना पड़ेगा। तो आपको करना पड़ेगा R2 माइनस R1। ये जो R1 है ये पोजीशन शो कर रहा है वेयर R1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P और R2 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। ये इसकी पोजीशन शो कर रहा है। पर इसी तरीके से अगर आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए QP, तो जब आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए QP, जब आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर QP चाहिए तो अब ये आपका टेल बन गया है और ये आपका हेड बन गया है। तो अब आप करेंगे R1 माइनस R2, यानी अब आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा पर अब आपके वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब आपका जो हेड है, अब जो आपका टेल है वो Q बन जाएगा और आपका जो हेड है वो P बन जाएगा। तो इस तरीके से जब PQ लिखा होगा तो आप कैसे फाइंड करेंगे और QP लिखा होगा तो आप कैसे फाइंड करेंगे। इसी तरीके से
हम बात करते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स की। परपेंडिकुलर वेक्टर्स, व्हाट आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, या इसको नॉर्मल वेक्टर्स भी कहते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स या नॉर्मल वेक्टर्स। तो हम कहते हैं द वेक्टर्स, या हम ऐसे कह सकते हैं, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is 90 degree, then these are said to be perpendicular vectors। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं? तो मैं आपको एक हिंट देता हूं। अगर दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर पाइथागोरस थ्योरम से मिल रहा है तो हम कहेंगे भाई ये जो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। सपोज अगर मैं कहता हूँ वेक्टर ए 3 है और वेक्टर बी जो है वो 4 है और इनका रिजल्टेंट जो है वो 5 है, तो देखें ये जो 3 और 4 मिलके 5 बना रहे हैं, तो ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मसलन हम कहेंगे भाई 3 का स्क्वायर करो, फिर 4 का स्क्वायर करो, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, ये 25 आ जाएगा और इसका रिजल्टेंट 5 आएगा। यानी इसका मतलब है इन दो फोर्सेस का जो हमने रिजल्टेंट लिया है वो पाइथागोरस थ्योरम से लिया है। तो जब हम दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम से लेंगे तो यकीन रखें कि उन वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री की होगी। और दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है, अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड अगर सेम आ रहा है, आगे जाके भी हम पढ़ेंगे वेक्टर की एडिशन में, तो भी हम कह सकते हैं कि भाई ये वेक्टर आपस में जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई तो भी हम कहेंगे कि भाई इन वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यानी ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। जैसे हम कहते हैं I डॉट जे, तो जैसे मैंने आपको बेसिक क्लासेस में बताया है कि ये जो यूनिट वेक्टर हैं आई जे के, ये आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं। तो हमने पॉइंट ये पढ़ी है कि अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगी, दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं और उनकी डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाएगी तो हम कहेंगे उनके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं आई डॉट जे 0 होगा, जे डॉट के 0 होगा, के डॉट आई 0 होगा। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखी हैं। अब हम इस पे कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो एक एमसीक्यूज में यहाँ पे लिख रहा हूँ, for what coordinates of point P and point Q, for what coordinates of point P and point Q the vector PQ becomes position vector? Option A, P is equal to 2, 3, 4 and Q is equal to 5, 4, 9. Option B, P is equal to 0, 0, 0, Q is equal to 0, 0, 0. Option C, P is equal to 4, 5, 6 and Q is equal to 0, 0, 0. Option D, P is equal to 0, 0, 0 and Q is equal to 2, 3, 4. तो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं
कि भाई P और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए ताकि आपका वेक्टर जो PQ है वो पोजीशन बन जाए। अगर आप इसमें देखेंगे तो जब हम PQ वेक्टर लिखते हैं तो इसका मतलब है ये इसकी जो है इनिशियल पॉइंट है और ये जो इसकी है वो टर्मिनल पॉइंट है। देखें, अगर हम इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर करना चाहते हैं तो पोजीशन वेक्टर की जो इनिशियल पॉइंट होती है वो हमेशा ओरिजिन पे होती है। अगर ये ओरिजिन पे होगी तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होने चाहिए, यानी P के कोऑर्डिनेट्स 0 होने चाहिए और Q के कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो D होगा कि भाई P के कोऑर्डिनेट्स 0 रखने पड़ेंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा MCQs है, if x plus y is equal to x, then which of the following is correct? Option A, x is negative vector of y. Option B, x and y are unit vectors. Option C, x is null vector. Option D, y is a null वेक्टर। तो क्वेश्चन बहुत आसान है कि हम x प्लस वाई यानी एक वेक्टर x में वेक्टर y ऐड कर रहे हैं और हमें रिजल्टेंट x मिल रहा है। इसका मतलब है कि y जो है वो एक नल वेक्टर है। जैसे मैं अगर कहूँ भाई 5 में कुछ भी ऐड करो रिजल्ट आपको 5 मिलेगा, तो इसका मतलब है आपने 5 में क्या ऐड किया है, 0 ऐड किया है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि भाई x वेक्टर में हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट हमें x ही मिल रही है, तो इसका मतलब है कि y जो है वो हमारा एक नल वेक्टर है। तो इसी तरीके से ये 2 MCQs हो गए। इसी तरीके से एक MCQs और कर रहे हैं।